नेफ्रॉन पढ़ रहे थे ना, नेफ्रॉन के बारे में, है ना। किडनी में नेफ्रॉन होता है और यह 1 मिलियन होता है प्रत्येक किडनी में। नेफ्रॉन का पार्ट देखा जाए तो नेफ्रॉन को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रेनल ट्यूबुल्स। रेनल ट्यूबुल ग्लोमेरुलस ये है ना, यह एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा बना हुआ है और इसमें ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से आता है और इफरेंट आर्टेरियोल से आगे चला जाता है। ये इफरेंट आर्टेरियोल बाद में पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना देता है, जो बाद में वासा रेक्टा में भी बदल जाता है। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स होता है, कैपिलरी होता है, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल से बना होता है। उसके बाद रेनल ट्यूबुल्स में आपको बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ये 3 पार्ट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट अलग होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, है ना। तो नेफ्रॉन को 2 भागों में डिवाइड किए थे, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूबुल्स में बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस जो होता है एफरेंट आर्टेरियोल आकर के, है ना, बोमेंस कैप्सूल में टफ टॉप कैपिलरी बनाता है, बहुत सारा कैपिलरी बना देता है और यह ग्लोमेरुलस का निर्माण हो जाता है। ग्लोमेरुलस में ही ब्लड का छन्ना होता है, यहीं पे ब्लड छन जाता है, यहाँ पर फिल्टर हो जाता है और वह बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। उसके अलावा पीसीटी, डीसीटी आपने देखा था कि दोनों कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहलाता है ना। बोमेंस कैप्सूल में बताया था विशेष प्रकार का सेल होता है जिसको पोडोसाइट बोलते हैं और इनके बीच में स्लिट पोर होता है जिसके कारण फिल्टर जो होता है वो छन जाता है। इतना मोटा नहीं होता है, बहुत पतला होता है, सेल लाइन के जैसा दिखता है। तो पीसीटी डीसीटी एक ही तरह का था, एपिथेलियम का बना हुआ था। लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब था, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन 2 प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है लेकिन थोड़ा सा जगह का अंतर होता है, इसलिए 2 प्रकार का होता है नेफ्रॉन। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे एक फिगर हमें बनाना पड़ेगा, ये किडनी हो गया, ये आपका मेडुलरी पिरामिड हो गया, इस तरह से 3 ही बना रहे हैं, ये मेडुलरी पिरामिड हो गया। तो नेफ्रॉन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है और एक जेजी नेफ्रॉन कहा जाता है ना, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कहा जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है ये थोड़ा सा, ये देखो आपको याद होगा इसको कॉर्टेक्स बोलते थे और अंदर वाला पार्ट जो है वो मेडुला हुआ, याद है सबको। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है ना, वह उसका जो बोमेंस कैप्सूल होता है, याद होगा आपको, वो थोड़ा सा किडनी के सरफेस के साइड में होता है। उसके बाद फिर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले उसका मेडुला में बहुत कम होता है, ज़्यादातर कॉर्टेक्स में होता है। डीसीटी भी इसका ज़्यादातर कॉर्टेक्स में होता है। ये हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो होता है इसका बोमेंस कैप्सूल जो होता है वह कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे होता है, इस तरह से, है ना। उसके बाद डीसीटी, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले जो होता है इसका बड़ा होता है और मेडुला में ज़्यादा इसका पार्ट होता है और फिर डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन जो हो गए यह 2 प्रकार के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह 80% नेफ्रॉन होते हैं
और जक्स्टा ग्लोमेरुलस एप्रोन जो नेफ्रॉन होता है वह लगभग 15% पाया जाता है। उसके अलावा कॉर्टिकल नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल जो होता है, किडनी, ये किडनी का सरफेस हो गया, किडनी के सरफेस पे आपको जस्ट मिलेगा, है ना। और इसका जो लूप ऑफ हेनले है मेडुला में बहुत कम होता है, लेकिन जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन में, है ना, यहां पर आपको देख रहा है कि बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे होता है, और इसका मेडुलरी रे जो हो सॉरी इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वह मेडुला में सबसे अंदर डीप तक धंसा हुआ रहता है ना, डीप तक धंसा हुआ रहता है। उसके अलावा आपको बताया था वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा जो होता है वह कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं होता है, बट जेजी नेफ्रॉन में जो होते हैं उसमें आपको वासा रेक्टा देखने को मिल जाता है। ये देखो वासा रेक्टा आप लिखाए थे पिछले क्लास में कि लूप ऑफ हेनले के जस्ट पैरेलल होता है, हेयर पिन के जैसा होता है वासा रेक्टा। तो ये जेजी नेफ्रॉन है और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। तो ये हो गया आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये याद होगा ना भाई सबको, आपको किडनी याद है ना सबको जी, है ना। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया और ये जक्स्टाग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन हो गया। तो इसको हम लोग इसका हम लोग अंतर लिखते हैं इसका, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो यहां पर लकीर खींच के तो इधर लिखते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और इधर पर जक्स्टाग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन, है ना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है यह टोटल नेफ्रॉन का 85% होता है। इट इज 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। अगर 1 मिलियन हम नेफ्रॉन एक किडनी में माने तो 1 मिलियन का 85% लगभग 85,000 हो जाएगा, ज्यादा होगा। 1 मिलियन 10 लाख होता है ना, उसका 85% निकालोगे लगभग 8.5 लाख होगा। समझ रहे बात को, एक मतलब कर रहे हैं। उसके अलावा जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन वही 15% होता है। इट इज 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। तो समझ में आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कि 1.5 लाख ये होगा और 8.5 लाख ये होगा, यही बात हुआ ना। 85% है, टोटल 1 मिलियन 10 लाख है, तो 85% 8.5 लाख और ये 1.5 लाख होगा। ये नेफ्रॉन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है ना। उसके अलावा ये तो याद रहता है, हम लोग को याद कर लेते हैं। उसके बाद क्या क्या अंतर पड़ रहा है, यहां पर बोमेंस कैप्सूल जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में या किडनी के सरफेस पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा आगे बढ़ गया कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में पूरा आगे की ओर बढ़ जाता है। जेजी नेफ्रॉन का वही क्या है कि बोमेंस कैप्सूल मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं बोमेंस कैप्सूल, है ना। बोमेंस कैप्सूल लिखो या माल्पीजियन कॉर्पुसल्स लिखो, क्योंकि जहां पे बोमेंस कैप्सूल होगा वहां पर ग्लोमेरुलस भी होगा। तो चलो वही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, माल्पीजियन बॉडी, पिछले क्लास में बताए थे माल्पीजियन बॉडी, जो कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला करके कहते हैं। तो माल्पीजियन बॉडी, है ना, प्रेजेंट नियर किडनी सरफेस, किडनी के सरफेस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन
इनका जो मालपीजियन बॉडी होगा वह कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में होगा। तो यहां पर लिख देते हैं मालपीजियन मैल्फिजियन मैल्फिजियन बॉडी प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, है ना। चूंकि देखो ध्यान से, किडनी के सरफेस पे है लेकिन है किस भाग में? कॉर्टेक्स में। कहाँ है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन? कहाँ है? कॉर्टेक्स के, इसका जो बोमेंस कैप्सूल वगैरह है वो कॉर्टेक्स में है मेनली, है ना। इसीलिए नाम देखो इसका पड़ गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल मतलब वो कॉर्टेक्स में ज्यादा पार्ट है। इसका ज्यादा पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स में। इसका ज्यादा पार्ट कॉर्टेक्स में नहीं है ना। इसको देखो, इसको मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। ज्यादातर यही कहा जाता है क्योंकि ये मेडुला में पाया जाता है। उसके अलावा अंतर देखा जाए तो इसमें वासा रेक्टा नहीं दिख रहा है आपको? नहीं होता है इसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, या होता भी है तो बहुत पुअर होता है, पुअरली डेवलप होता है। लेकिन इसमें वासा रेक्टा आपको दिख रहा है। आपको देखो फिगर के लिए हमने बना दिया यहाँ पर वासा रेक्टा का फिगर, है ना। वासा रेक्टा है ये जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होता है। तो इसमें क्या लिख देते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा इज नियरली एब्सेंट। इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है ना। ये मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं या इनका वैल्यू बहुत ज्यादा है, कम है, 15% ही है। बट इनका यूरिन का जो कंसंट्रेशन करना होता है उसमें इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। इसलिए वे कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका काम नहीं है, इनका भी काम जबरदस्त है, इसके जैसा है ना। बट इनकी जरूरत कम है ना। मतलब कम है लेकिन काम ज्यादा करते हैं। ये ज्यादा है, काम उतना ही करता है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी इस फिगर से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। इसको रटना नहीं पड़ेगा अगर फिगर को आप अगर समझ जा रहे हो, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद ये नेफ्रॉन हो गया। उसके बाद एक और आपको काम का बात बताते हैं। उसके बाद हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, है ना। ये देखो एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, है ना। यहां पर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर कर देते हैं। ये क्या होता है? ये यहां पर जो रेनल आर्टरी होता है यहां पर, है ना, याद होगा आपको। रेनल आर्टरी RA, रेनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है किडनी के अंदर और एफरेंट आर्टेरियोल में बदल जाती है, ठीक है। फिर ये ब्लड छनने के बाद क्या होगा? वो बाहर निकलेगी और यह बदल जाएगी आपको, ये कहलाएगी रेनल वेन। क्या कहलाएगी? कोई दिक्कत इसमें? आपको सबको मालूम है रेनल आर्टरी से ब्लड किडनी में आती है और एफरेंट आर्टेरियोल में बहुत सारा ब्रांच में डिवाइड होके एफरेंट आर्टेरियोल में आती है, यहाँ छन जाती है नेफ्रॉन के अंदर, और जो छनित जो ब्लड है वह इफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा धीरे धीरे कहाँ चली जाती है? रेनल वेन। इतना सबको मालूम है, रेनल वेन में चली जाती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रेनल आर्टरी में आपको ब्लड के साथ क्या है? यूरिया भी होगा। क्या होगा? यूरिया होगा। लेकिन छनने के बाद रेनल वेन में आपको यूरिया नहीं मिलेगा। यूरिया मिलेगा जी? छन गया है ना नेफ्रॉन के अंदर में, छन के वो यूरेटर में चला गया। तो यहां पर क्या होगा? ओनली ब्लड। तो एक क्वेश्चन आता है बार बार, मिनिमम यूरिया प्रेजेंट इन, आपको रहेगा रेनल आर्टरी, रेनल वेन, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। क्या आएगा आंसर?
इसमें यूरिया बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में होता है, लगभग ना के बराबर। समझ रहे बात को? तो ये आपसे पूछा जाता है रेनल आर्टरी में क्या होगा, ब्लड यूरिया। एफरेंट आर्टेरियोल में क्या होगा, ब्लड यूरिया। बट इफरेंट आर्टेरियोल में ओनली ब्लड होगा, यूरिया नहीं होगा रेनल वेन में। तो ये बहुत बार क्वेश्चन हम लोग भी पढ़ते तो उस समय भी आता था, अभी भी आता है ना। आपको दे देगा आर्टरी, एओर्टा, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, तो आपको ये आंसर लगाना। तो ये हो गया आपका नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम लोग यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन कैसे बनता है ये आप यहीं पर समझ जाओगे, इसका कंसेप्ट यहीं पे आ जाएगा। और जब सेकेंड ईयर में जाओगे एमबीबीएस में, तो आपको फिर डायरेक्ट यहीं से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आप अभी समझ जाओगे उसके बाद पढ़ाया जाता है। समझ रहे बात को? उसके बाद पढ़ाया जाएगा। आपका ये बेसिक उनको पता रहता है, उनको मालूम है, नीट करके आया है, सबको याद होगा सब। वहां फर्स्ट क्लास में जाओगे ना, जैसे जो टॉपर होता है उन सबको जैसे टीचर सब पढ़ाते हैं, बोलते हैं तुमको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा स्थिति है। नीट में क्या खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, नॉलेज कहाँ होता है कुछ। फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट क्लास में आपका सारा गुरूर निकल जाएगा कि हम टॉप करके आए। वहां देखोगे तो कुछ पढ़े ही नहीं एनसीईआरटी में, वहां बहुत फास्ट है ना। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपना जान लेते हैं। अच्छा तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, है ना। दूसरा होता है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। इसमें कुछ बातें आप लोग याद रखोगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ये पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस मतलब होता है जिसमें एनर्जी ना लगे, एटीपी ना लगे। सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी, पैसिव या एक्टिव प्रोसेस होता है। और ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस मतलब होता है बिना एटीपी का प्रोसेस होना। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है एटीपी या एनर्जी का के द्वारा प्रोसेस होना, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले इन सबको समझते हैं, उसके बाद समझने के बाद तब एक एक पढ़ेंगे, तब क्लियर होगा, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस के पास, वहीं हो जाएगा यूरिन का निर्माण। उसके बाद ये दोनों चीजें होंगी जो यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज समझते हैं पहले।
देखिए, आप लोग को बताए थे कि जो हार्ट होता है हमारा 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, याद है सबको, है ना? 1 मिनट में कितना? 5 लीटर। तो हार्ट क्या करेगी? 1 मिनट में 5 लीटर पर मिनट ब्लड को पंप करती है। वो एओर्टा के द्वारा होते हुए धीरे धीरे कहाँ आ जाएगी? रेनल आर्टरी में। कहाँ जाएगी? रेनल आर्टरी के द्वारा किडनी के अंदर आएगी। ये किडनी नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट नेफ्रॉन दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। रेनल आर्टरी फिर किसमें बदल जाएगी? एफरेंट आर्टेरियोल में। ब्लड इसमें आएगा और ब्लड फिर लेके छन्ने के बाद इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके चल जाएगी। इतना समझ रहे हो? तो 5 लीटर पर मिनट ब्लड आता है, ठीक है, 1 मिनट में पंप करती है। लेकिन किडनी के पास सारा ब्लड तो आएगा नहीं, आएगा क्या? सारा ब्लड किडनी के पास थोड़े ना आएगा, सबके पास आएगा, लीवर के पास, ठीक है। तो यहां पर किडनी के पास जो ब्लड आता है वह होता है लगभग 1200 लीटर, 1200 मिलीलीटर। कितना होगा? मिलीलीटर पर मिनट। कोई दिक्कत? किडनी के पास कितना ब्लड आया? कितना गुण भागा हुआ? 5 लीटर है, 1200 आ रहा है, लगभग 1/5। 5 लीटर टोटल है, उसमें 1200 यहां आ रहा है, 12 चौक करता 12 पंचे 60, तो लगभग 1/5वां भाग किडनी के पास आ रहा है, ठीक है। जिसमें से 1200 मिलीलीटर पर मिनट में आता है ब्लड, जिसमें से देखो ब्लड में आप लोग जानते हो कि ब्लड 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक ब्लड का प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पुसल्स, याद है ना, जिसमें क्या आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड सेल कार्पुसल्स तो छनेगा नहीं, छन्ना क्या है? प्लाज्मा। क्या छन्ना है? प्लाज्मा। तो जिसमें से प्लाज्मा जो होता है मात्र 650 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? बाकी कितना बचा? 550। 550 मिलीलीटर में कौन होते हैं? ये सब। इसको तो छानना नहीं है। तो किडनी के पास, नेफ्रॉन के पास, ग्लोमेरुलस के पास कितना ब्लड प्लाज्मा आया? 650 मिलीलीटर, है ना। बाकी जो 550 मिलीलीटर है वह ब्लड सेल होते हैं, वो बाहर चला जाता। कोई दिक्कत? पर मिनट। सुन लो एक बार, बड़ा कंसेप्चुअल चीज है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्टूडेंट बिना उसको पढ़े, उसको पढ़ता है समझ में नहीं आता उसको। इसको एकदम गौर से सुनना। कितना ब्लड पंप किया है हृदय? 5 लीटर पर मिनट सब में है। किडनी के पास कितना आया? 1200, जिसमें से प्लाज्मा कितना है? 650, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस इसको कितना छानेगी? तो 1 मिनट में 125 मिलीलीटर पर मिनट छानती है। 650 आया, लेकिन छानती कितना है? प्लाज्मा का 125 मिलीलीटर। इसी को कहा जाता है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। रेट मतलब मिनट है ना, किसी भी चीज को टाइम से भागा दे देते हो तो उसको रेट बोलते हैं, पता है ना। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है 1 मिनट में 125 मिलीलीटर। इस यहां तक किसी को दिक्कत? ब्लड से कितना आया, सॉरी हार्ट से कितना आया? 5। किडनी के पास कितना पहुंचा? छानने के लिए कितना है? 650। कितना क्षमता है? 125। सब कितने टाइम में है? 1 मिनट में। जितना भी लिखे हैं सब 1 मिनट में, ठीक है। ये जो 650 मिलीलीटर है ना, इसको आरपीएफ कहा जाता है।
आरपीएफ मतलब रेनल प्लाज्मा फ्लो, मतलब किडनी के पास जितना प्लाज्मा फ्लो होता है इतना ही फ्लो हो रहा है ना, ये कहते हैं इसको। जीएफआर जो हो गया कितना हो गया हमारा 125 मिलीलीटर पर मिनट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट मतलब इतना ही क्षमता है 1 मिनट में। क्लियर? अब इसको एक दिन में कितना क्षमता वो निकाल सकते हैं, निकालो तो। 1 मिनट में 125 मिलीलीटर, इसलिए 60 मिनट में, ठीक है, इसलिए 1 घंटा में उतना होगा ना। कॉपी निकालो जल्दी से, इसको कैलकुलेट करो, क्योंकि हम भूल गए कितना होगा। नहीं, ये तो निकला हुआ है भाई, आपको निकालना है। जैसे जीएफआर निकालना है 1 दिन में, आरपीएफ नहीं, सही बात बोला वो। जीएफआर 1 दिन का निकालिए। 1 मिनट में 125 मिलीलीटर है, इसलिए 1 दिन। 1 दिन में कितना मिनट, जल्दी निकालिए, ज्यादा टाइम नहीं है। कितना है किसी का? कितना आया? 1,80,000, मतलब कितना लीटर हो जाएगा? मिलीलीटर आया होगा। हाँ, कितना आया? 1,80,000 मिलीलीटर, तो कितना लीटर हो जाएगा? हाँ, 180 लीटर। बहुत अच्छा, एक्यूरेट निकाल दिया। तो जीएफआर जो है इतना है पर मिनट में। अगर जीएफआर हमें निकालना पड़े 1 डे में, पर डे, तो कितना हो जाएगा? 180 लीटर। उसको बंद कर देना। तो ग्लोमेरुलस ने 1 मिनट में 125 मिलीलीटर छाना, लेकिन 1 दिन में कितना छाना? 180 लीटर छान लेती है। इतना छानती है, लेकिन हम लोग यूरिन कितना बाहर करते हैं? एक दिन में इतना यूरिन छनाया है ना, लेकिन बाहर इतना निकालते हैं, और सब कहां गया है ना। तो इसके लिए क्या है कि देखो, इतना छानने के बाद ना उसका लगभग 99% पार्ट जो होता है वो फिर एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। उसका कारण ये है कि क्षमता है ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी थे, तो फिर से उसको अवशोषण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अवशोषण करना पड़ता है। लगभग कितना पार्ट? 180, लगभग 180 में इतना ही बाहर करते हैं, तो मतलब 178.5 बचा ना भाई। 1 दिन में इतना ही बाहर निकलता है ना, तो बचा कितना 180 में? 178.5 लीटर, मतलब छना हुआ बच गया ना, उस सबको एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब इसका 99% पार्ट जो जीएफआर है उसका क्या करते हैं हम लोग? अवशोषण कर लेते हैं, बट ओनली 1% ही बाहर निकलता है। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन तो कर दिया हमने। कितना किया? 1 दिन में 180 लीटर, 1 मिनट में 125 मिलीलीटर, वही की ना जीएफआर। तो ग्लोमेरुलस ने इतना फिल्ट्रेट किया, लेकिन हम उसने क्या किया? सब कुछ फिल्ट्रेट कर दिया, पानी से लेके सब कुछ, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से रीएब्जॉर्प्शन। मतलब क्या होता है? री मतलब क्या होता है? पुनः। री मतलब सुने होंगे, री पीएमटी, री नीट हुआ था, री एग्जाम, पुनः एग्जाम।
तो फिर से उसका एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने छान लिया 180 लीटर एक दिन में, बट आपको 1.5 लीटर ही निकालना है, तो लगभग 178.5 लीटर आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसीलिए सेकंड स्टेप हो गया। अगर इसमें सही चीज छान लेता तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्या हुआ, अंधे के जैसा सब कुछ छान लिया उसने, समझ रहे हो? तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन करना पड़ा। 2 स्टेप समझ गए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन समझ गए, रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है समझ गए। उसके बाद अब क्या होता है कि आप रीअब्जॉर्ब कर लिया नेफ्रॉन ने, तो उसमें क्या होता है कि बैलेंस गड़बड़ा जाता है, आयन का बैलेंस गड़बड़ा जाता है ना। और उसके बाद एसिड बेस का गड़बड़ा जाता है ना। एसिड बेस बैलेंस, हमारे शरीर में जितना एसिड है उतना ही बेस होना चाहिए है ना। लेकिन अवशोषण करने के दौरान ये गड़बड़ हो जाता है, होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है कि उसको तो पता, मशीन है ना, वो मशीन है ना, उसको तो पता नहीं क्या करना है। उसके अलावा आयन बैलेंस, अवशोषण के दौरान हो सकता है कि देखो हमारे आयन बैलेंस क्या होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या होता है, इधर उधर अवशोषण वगैरह में ये या तो ये ज्यादा हो गया, ये तो ये ज्यादा हो गया, मतलब कम ज्यादा हो गया, बैलेंस गड़बड़ा गया ना, गड़बड़ाया। एसिड बेस बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है और आयन का भी बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो उसके लिए फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या करना पड़ेगा? ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें आयन को, है ना, आयन को बैलेंस करना पड़ेगा। एसिड बेस, एसिड बेस को बैलेंस करना है तो क्या डालिए? H प्लस। H प्लस आयन जो होता है वह एसिड बेस को देख लेता है, और आयन बैलेंस जो है वह पोटेशियम डाल दीजिए, अमोनिया डाल दीजिए, तो ये क्या करता है, वो बैलेंस कर देता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो? सिक्रीशन कर देते हो। जैसे देखो दुकानदार क्या करता है, आलू जैसे लेने गए, ठीक है, तो आलू जैसे लेने गए, 1 किलो आलू बोला तो 1.25 किलो आलू हो गया इसमें, ठीक है। तो वो क्या करता है, बटखरा डालता है, बटखरा डाल रहा है ना, तो बैलेंस हो गया। बोलता है 1.25 किलो है, ले लीजिए, हम ले लेते हैं ना। तो यहां पर भी वही है, सिक्रीशन कर रहे हैं। या फिर ऐसे 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 नहीं समझ में, ऐसे समझो, 1 किलो का बटखरा इधर है, इधर आलू रख दिया आपने, पता चला कि आलू थोड़ा सा कम है, ये नीचे रह गया, क्या करेगा वो बताओ? इसमें आलू रखेगा ना, डालेगा। तो यहां पर भी क्या है, डाला जाएगा उसमें। फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट हुआ है उसी से निकाला है ना एब्जॉर्प्शन में, तो उसको क्या करेगा, फिर ट्यूब के अंदर वो डाल देगा, है ना, जिसके कारण ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। इसको समझाएंगे कैसे डालता है, कहां डालता है ना। तो यहां पर कुछ बातें समझो आप। एक चीज याद रखना, आप स्टूडेंट कंफ्यूजन करता है हमेशा, यहां पर जो छना हुआ है पदार्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट मतलब होता है छनित पदार्थ। ये बात जरूर याद रखना आप। यहां से जो ग्लोमेरुलस ने छाना है वो कहां आएगा, कहां आएगा जी? बोमेन्स कैप्सूल में, है ना। ग्लोमेरुलस से छन करके बोमेन्स कैप्सूल में आएगा छनित पदार्थ, जिसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट होता है उसे ही क्या बोलते हैं, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, 1 मिनट में। और 1 दिन में तो देख ही रहे हो,
ठीक है, ये बात समझ गए? इस बात को समझ गए? इस बात को हम लोग 2 लाइन में लिख दें। हार्ट से कितना ब्लड पंप होता है 1 मिनट में? 5 लीटर। किडनी के पास कितना आता है 1 मिनट में? 1250, 1100 से 1200 होता है। ये 1/5 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन उसमें प्लाज्मा कितना होता है? क्योंकि प्लाज्मा ही छानना होता है, और क्षमता कितना है? 125 मिलीलीटर पर मिनट, है ना। तो इसको लिखा जाए, हार्ट पंप 5 लीटर पर मिनट ब्लड। हाँ बोलो। हाँ, रेनल प्लाज्मा फ्लो, है ना। यहां से जो प्लाज्मा फ्लो हो रहा है 1200 है ना, उसमें से 650 प्लाज्मा होता है, बाकी जो होता है ब्लड कार्पोसल्स होता है, उसको तो छानना नहीं है ना। तो ये हो गया रेनल प्लाज्मा फ्लो। उसके बाद क्या है? ब्लड फ्लो इन नेफ्रॉन या किडनी कितना होता है? 1200 मिलीलीटर पर मिनट, है ना, जिसमें रेनल प्लाज्मा फ्लो इक्वल टू होता है 650 मिलीलीटर पर मिनट, है ना। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? रेट इसलिए क्योंकि टाइम से भागा है ना। तो 125 मिलीलीटर पर मिनट, है ना। ये समझ गए? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि कैसे ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। पहला वो स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, एक और चीज देख लो, फिल्ट्रेशन फैक्टर, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? रेनल सॉरी तो इसका मतलब होता है जीएफआर बटा रेनल प्लाज्मा फ्लो। मतलब फिल्ट्रेशन मतलब फ्रैक्शन मतलब क्या है? जितना में जितना फिल्ट्रेट हुआ। जैसे जीएफआर कितना है? 125 मिलीलीटर, लेकिन आरपीएफ कितना है? 650 है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या होता है कि 650 आया लेकिन छना कितना, इसीलिए इसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है कितना में कितना, है ना। अब कैसे छनता है उसी को पढ़ते हैं। पहला हम लोग पॉइंट क्या पढ़ते हैं? हेडिंग डालते हैं कैसे छनेगा, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहली बात कि यहां पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस से हो रहा है, ठीक है। ग्लोमेरुलस से कहां हो रहा है? बोमेंस कैप्सूल में। कहां हो रहा है? ये कलर दिख रहा है ना आप लोग को? ये दिखता है ना रेड वाला? फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस टू बोमेंस कैप्सूल। है ना, ग्लोमेरुलस में होता है, किस में से किससे होता है, बोमेंस कैप्सूल में। उसके अलावा यहां जब फिल्ट्रेशन होता है ना, ध्यान देना, फिल्ट्रेशन किसका हो रहा है, ब्लड का। ब्लड में भी किसका, प्लाज्मा का। किसका होता है, प्लाज्मा। हम लोग पढ़े हैं प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, उसके अलावा कुछ प्रोटीन वगैरह भी होता है, सॉल्ट वगैरह होता है, गैस होता है, याद होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जब पढ़ाए थे, है ना। तो इसमें प्रोटीन भी होता है प्लाज्मा के अंदर में, है ना। लेकिन वो जो प्लाज्मा होता है, वो जो प्रोटीन होता है, वो छन नहीं पाता है। जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है वो नहीं छन पाता, उतना बड़ा जगह ही नहीं होता है इसमें, छिद्र ही नहीं होता है। तो जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वही छन पाता है। लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन वगैरह, है ना, कुछ नहीं छन पाता है। इसीलिए इसका नाम, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ रहे हो, अल्ट्रा मतलब बहुत सूक्ष्म, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड, नहीं होता है प्लाज्मा में। उसके अलावा सारा चीज फिल्टर हो जाता है। क्लियर। तो पहला क्या लिखेंगे, बात देखो ध्यान से, है ना। फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस इज सेम एज प्लाज्मा, है ना। जो प्लाज्मा में वही फिक्स होके आ जाता है, सेम एज प्लाज्मा, बट प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना, जो कि लार्ज होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल नॉट फिल्ट्रेट, सो दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। है ना। तो क्या क्या छनेगा, पानी छन जाएगा, है ना, यूरिया छन जाएगा, ग्लूकोज छन जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, जो भी आयन है, नाइट्रोजन बेस वगैरह सभी चीजें छन जाएगी। प्रोटीन वगैरह जो है प्लाज्मा में वो सब नहीं छनेगा, इसीलिए इसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये क्वेश्चन आता है बार बार, समझ रहे। जो भी गंदा छोटा छोटा पदार्थ है सब छन जाता है, सिवाय प्रोटीन को छन। अच्छा, कोई आपसे पूछ दे ब्लड ही छानते हैं, क्या आरबीसी छनाता है? नहीं भाई, आरबीसी तो बहुत बड़ा हो गया। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कुछ भी नहीं छनता है, खाली प्लाज्मा छनता है। क्या छनता है? अरे भाई, खाली प्लाज्मा छनता है, भूल से भी मत नाम लेना उसका, है ना। खाली प्लाज्मा ब्लड का छनता है। ब्लड सेल बाप रे बहुत बड़ा होता है, वो सब नहीं। इसमें क्या होगा, तो बर्बादे हो जाएंगे। डब्ल्यूबीसी अगर इसमें छनने लगे, यूरिन से बाहर निकल लगे, तो हम लोग स्वाहा हो जाएंगे। वो सब का नाम भी मत लेना। कोई पूछे कि ब्लड का कौन सा पार्ट छनता है, प्लाज्मा। यूरिन में ब्लड का प्लाज्मा रहता है, गंदा गंदा सा, है ना। उसमें भी प्रोटीन भी नहीं होता है, सेल तो बहुत दूर की बात होगा। तो इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, है ना। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेशन होता है, ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने लेयर को पार करके फिल्ट्रेशन होता है। जैसे ग्लोमेरुलस का दीवाल होगा, ब्लड वेसल से दीवाल होगा, उसके बाद बोमेंस कैप्सूल का भी दीवाल है, उसको भी पार करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में विशेष प्रकार का मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर होते हैं ग्लोमेरुलस से लेकर के बोमेंस कैप्सूल तक में। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं,
सबसे पहला लेयर जो होता है ग्लोमेरुलस जो है उसका एंडोथेलियम लेयर, है ना। सबसे नीचे बोमेंस कैप्सूल वाला लेयर वॉल, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है। 3 लेयर से छन जाता है इधर की ओर। तो लेयर पढ़ ले, लेयर पढ़ ले, है ना। There are 3 layers between, there are 3 layers between glomerulus and Bowman's capsule, है ना। पहला आ जाएगा एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का जो एंडोथेलियम होता है, एंडोथेलियम इसका वॉल होता है। क्या होता है? वॉल होता है। अरे भाई आपको बताए थे ना ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरी है। आप लोग को बताए थे कि कैपिलरी जो होता है उसमें एक ही लेयर होता है। कितना लेयर होता है? एक लेयर होता है जिसको हम लोग एंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके अलावा हमने बताया था चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, इसमें कितने लेयर होते हैं? 3 बताए थे ना। बताए थे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, 3 लेयर बताए थे आर्टरी और वेन में। लेकिन कैपिलरी में कितना लेयर होता है? एक लेयर, जिसका नाम क्या है? एंडोथेलियम। ग्लोमेरुलस कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरी। तो एंडोथेलियम और ग्लोमेरुलस पहला वॉल हो गया। दूसरा वॉल क्या हो गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो दोनों के बीच में होता है। और तीसरा क्या हो गया? कैप्सुलर वॉल। कैप्सुलर कहने का मतलब होता है बोमेंस कैप्सूल। इन तीनों लेयर को पार करके ब्लड कहां छन जाएगा? बोमेंस कैप्सूल के कैविटी में। कहां छन जाएगा? बोमेंस कैप्सूल में, कैविटी में। इसी को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। लेयर सबको समझ में आया? सबको आया? ग्लोमेरुलस के वॉल को क्या बोलेंगे? एंडोथेलियम। ये बोमेंस कैप्सूल का वॉल, और दोनों के बीच में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रखेंगे आप, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इस तरह से, है ना।
अब ये समझना पड़ेगा ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ये बोलते हैं ना हम लोग। देखिए ये हमने ये जो बनाया है ये है प्लाज्मा का प्रोटीन, ठीक है, वो प्रेशर डाल रहा है यहां पर। ऐसे जो हमने बनाया है इसका मतलब वो प्रेशर डाल रहा है। क्या डाल रहा है? चारों तरफ प्रेशर। बिना प्रेशर का ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होना संभव है क्या? नहीं है। बिना प्रेशर का कोई काम नहीं होता दुनिया में। समझ रहे बात को? तो यहां पर जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर को कहा जाता है इफेक्टिव प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? जिसका मान लगभग 10 मिलीलीटर से ऑफ Hg या 25 तक होता है। 10 मान लेते हैं हम लोग लगभग मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर जो मापते हैं। देखो यहां हेडिंग क्या डालते हैं हम लोग? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर filtration caused by effective filtration pressure, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? EFP। क्या बोलते हैं? तो देखो इसको जरा हम लोग बनाते हैं इसे। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू होता है, देखना जरा, है ना, इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक कोलाइडर प्रेशर माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। है ना? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वह लगभग 60 होता है। कितना होता है? समझा रहे हैं इसको? 60 मिलीमीटर ऑफ Hg। उसके बाद कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसका मान लगभग 32 होता है।
और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इसका मान 18 होता है। तो बताओ इफेक्टिव फिल्ट्रेशन पेपर प्रेशर कितना होता है, कितना हो जाएगा? 30। EFP कितना हो जाएगा? 60 माइनस 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 10 होगा कि 20? 32 18 कितना होगा? 40 या 50? 50 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये प्रेशर है। क्या है? अब इसको समझो, समझना बहुत आसान है, गौर से समझना। देखो यहां पर, जैसे यहां पर ब्लड है, ग्लोमेरुलस का ब्लड है, प्लाज्मा है, तो वो क्या होगा, वहां वो प्रेशर किधर की ओर डालती है? पाइप में अगर पानी आ रहा है तो पानी किधर की प्रेशर डालता है? बाहर की ओर। आपको देखना है प्रेशर, तो पाइप में पानी बह रहा है, उसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिए, क्या होगा? भागता है, इसीलिए क्योंकि प्रेशर में बह रहा है। तो यहां पर ग्लोमेरुलस के अंदर जो भी वाटर वगैरह है, प्लाज्मा है, वो प्रेशर डालेगा, किधर की ओर डालेगा? चारों तरफ डालेगा, इसे करके डालेगा ना। तो वो जो डालेगा उस प्रेशर को कहा जाता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? और वो इस तरह से चारों तरफ डालेगा। ये हो गया ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका मान कितना होता है? 60 मिलीमीटर ऑफ Hg, सबका मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो ये प्रेशर इधर करवा देगा। लेकिन दो ऐसे भी प्रेशर हैं जो इस प्रेशर के उल्टा चलेगा। कैसे? देखो ये क्या है, प्रोटीन है, प्लाज्मा वाला प्रोटीन है। अब यहां पर तो वो आएगा ही, छन तो नहीं पाएगा, वो क्षमता नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता। तो यहां पे जैसे ही आएगा वो क्या करता है कि मतलब उसको अवरोध करेगा। हम यहां तो हम छनने नहीं देंगे। जैसे छकनी में चाय छानते हैं ना, तो चाय पत्ती चाय को छकने नहीं देता है, नहीं देता है ना वे, तो उसको चम्मच से दाबते हैं तब नीचे गिरता है, नहीं तो उसमें फंसा रह जाता। हम करते हैं तो हमको अनुभव है, तुम लोग पता नहीं अनुभव है कि नहीं, है ना। बनाए हो गए ही कभी चाय, तो बर्तन मांजना भी होता होगा सबका। बर्तन नहीं मांजते हो जी? अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया, सब हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये आता है, खाना खराब हो जाता। शुरू में सब हॉस्टल में आता है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो बच्चा क्या करता है, रूम ले लेता है, सोचता है खुद से बनाए। खुद से बनाने में सब कुछ करना पड़ता है, इसमें लाज शर्म की बात नहीं है, सब स्टूडेंट को करना पड़ता है, गर्ल्स को छोड़कर। गर्ल्स का तो बहुत कम बनाते हैं, यहाँ पटना में देखते हैं। सबका हॉस्टल रहता है, तो उसमें सेफ्टी के लिहाज से भी हॉस्टल में रहते हैं, तो बर्तन कम मांजना पड़ता है। लेकिन ट्रेंड पहले से रहते हैं कि नहीं। लेकिन बॉयज का बुरा हाल होता है, अभी बर्तन घिसते हैं बहुत ज्यादा। तो यहां पर ये जो प्रोटीन है ना, ये, अरे भाई कलर चेंज हो गया, ये प्रोटीन है ना भाई, इसको उसी यहां पर उससे दिखाएं तो यहां पर भी वही दिखाएंगे। तो यह प्रोटीन क्या करेगा, पानी को अंदर आने से रोकेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसका अवरोध करेगा ना, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन जो हो गया, ये हो गया कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में, एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, पढ़ के आए, तुमको याद है? अच्छा हटा दिया, कोई बात नहीं है, हमको याद नहीं, हम तो पढ़े थे, है ना, 2007-8 में हम पढ़े थे, बहुत पुराना, बहुत दिन हो गया मेरे, है ना। जब पढ़े थे तो एलएन में एक ही बिल्डिंग था, 2 बिल्डिंग था, अभी कम से कम 22 बिल्डिंग है। हम लोग जिस टीचर से पढ़े हो, तुम लोग जाके भी नहीं पढ़ पाओगे, वो सब टीचर अब कहाँ है। जो क्रीम होता है ना, क्रीम,
अब तो हवा हो गया कोटा वगैरह, है ना। पहले जो भी टीचर थे क्रीम थे, अगर 20 बच्चा पढ़ता था 20 का सिलेक्शन हो जाता था, एक दो ऐसे बच्चा, एक वो बच गया मतलब 19 को हो जाता। अब क्या है, हम लोग के जैसा, है ना। वहां उस समय पढ़ लिए, जितना भी वहां पर टीचर है क्या पहले से पढ़ा हुआ है। हम लोग का फ्रेंड बहुत सारे एलएन वगैरह में पढ़ा रहे हैं, हम लोग इधर पढ़ा रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको क्रीम सर टीचर थे। तो यहां पर कहने का मतलब देखो, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, सरफेस केमिस्ट्री कोलाइडल, अगर पानी में या किसी सॉल्यूशन में अगर सॉलिड पार्ट होते हैं तो उनको कोलाइडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलाइडल। तो वो कोलाइड करते रहते हैं पानी में। पानी में देखते हो मिट्टी वगैरह रहता है तो वो कोलाइड ऐसे। गंगा जी में देखना पानी जो बह रहा है उसमें मिट्टी का कण, बालू का कण ऐसे एकदम होते रहेगा, उसको हाथ से करोगे आपके हाथ में बालू आ जाएगा, उसको बोलते हैं कोलाइडल। तो यहां पर प्रोटीन क्या कर रहे हैं? कोलाइडल का काम कर रहे हैं, और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा है। कितना होता है? 32। अवरोध कर रहा है इसीलिए माइनस में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद उतना कुछ होने के बाद चाय तो आना ही है कप में, कटोरी में, तो कप में चाय आ गया, मतलब चाय मतलब फिल्ट्रेट, चाय मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यहां पर आ गया, तो यहां जो आ गया वो आने वाले को रोकेगा, मतलब जो बाहर है जो अंदर आ गया, बाहर जो है उसको आने से रोकेगा। ये चीज हम लोग ट्रेन में देखते हैं, जैसे हम अंदर आ गए ना, अंदर गेट पे भीड़ हो गया तो बाहर वाला अंदर आना चाहेगा, लेकिन अंदर वाला उसको बाहर पुश करना, आप नहीं भी करोगे वो पुश होगा, संसार का नियम है वो। तो जैसे ही यहां पर ये आ गया इसको आने से रोकेगा, जाहिर सी बात है। अब ये जो प्रेशर होता है इसको बोलते हैं कैप्सुलर। कैप्सुलर मतलब बोमेंस कैप्सूल। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रो मतलब पानी, फिल्ट्रेट जो है, यहां पर भी हाइड्रो है, यहां पर भी प्लाज्मा है ना, ये ग्लोमेरुलस का हाइड्रो है, और ये क्या है? कैप्सूल, मतलब बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ये कम होगा, ये कम होगा कि नहीं? आने दो भाई, ये ज्यादा दिक्कत करेगा, चाय पत्ती ज्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन ये अब क्या होता है कि जैसे छान लिया, यहां तक लबालब हो गया चाय, और ऊपर से नहीं आना चाहेगा, फिर दाबोगे तो थोड़ा मोड़ा आ जाएगा, आता है कि नहीं जी? वही चीज है। तो ये कम प्रेशर लगा है, ये कितना होता है? 18। तो इसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अब इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 10 आया। अब इसको क्या बोलोगे? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मतलब यही इफेक्ट हुआ टोटल, जैसे हम लोग पढ़ते ही हैं वेक्टर में, है ना, 20 को उधर जा रहा है ना, और 18 को इधर आ रहा है, तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर क्या मानते हैं? 2 आता है, ये आता है ना, तो यही रिजल्टेंट हो गया इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, है ना। तो अब इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं और लिखाने का जरूरत नहीं है। ये हो गया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, GHP, है ना। दूसरा हो गया कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं COP, है ना। और तीसरा जो हो गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब देखो इजी वे में लिख देते हैं। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर जो कौन लगा रहा है?
ग्लोमेरुलस का प्लाज्मा कौन लगा रहा है? प्रेशर बाय ग्लोमेरुलर प्लाज्मा। ये कौन सा प्रेशर है? प्रेशर बाय कोलाइडल प्रोटीन, है ना। ये लिख देते हैं, ये वाला, ये हो गया CHP, सबका नाम लिख दिए शॉर्ट में, है ना, सबका नाम लिख दिए COP, GHP, इसका डायरेक्शन इधर डालेंगे, है ना। और यहां पर क्या होगा? प्रेशर बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। इस तरह से आपको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन खत्म हुआ। इसमें देखो बहुत चीजें, है ना। अच्छा, लास्ट में एक और चीज क्या लिखेंगे? GFR, इसका परिभाषा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, है ना। GFR, इसका परिभाषा क्या होगा? ग्लोमेरुलस के द्वारा, है ना, जितना 1 मिनट में फिल्ट्रेट होता है ना। तो इसका परिभाषा लिख देंगे, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्षनित पदार्थ, है ना, इन 1 मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अभी जस्ट लिख चुके हैं, GFR का मान कितना होता है? 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर पर डे, है ना, ये होता है। ये हो गया, मतलब 1 मिनट में यहां पर 125 मिलीलीटर छनते जाएगा और प्रेशर उस तरह से होते रहेगा। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? अल्ट्रा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सबसे पहली बात, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन वगैरह नहीं छनता है। दूसरी बात, इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं, ग्लोमेरुलस का लेयर, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा कैप्सुलर वॉल, जो बोमेंस कैप्सूल का वॉल होता है। 2 पॉइंट हो गया इसका। तीसरा पॉइंट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैसे होता है? तो कैसे होता है? बाय इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। उसके बाद क्या इसको याद रखना है? ये नीट में तो नहीं आएगा, है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये चीज नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है वो, जो फिल्ट्रेशन होता है कितने प्रेशर पे हो जाता है? 10, है ना। ये 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट, और GFR का मान आपको याद रखना है। ये 5 पॉइंट आपको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से आते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब भी नहीं आते हैं। RPF क्या होता है ना। RPF नहीं पूछेगा आपसे कितना आता है, बट NCERT में लिखा हुआ है तो कोई ठिकाना नहीं है, आ जाए, समझ रहे हो। तो पहला पॉइंट हमारा समाप्त हुआ। पहला क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो गया? समाप्त हो गया। हमने अब फिल्ट्रेट कर लिया, लेकिन उस फिल्ट्रेट में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें बहुत सारे 99% पार्ट जो है हमारे लिए लाभदायक था, बस 1% हमारे लिए हानिकारक था। तो उस 99% को क्या करना पड़ेगा हमें? रीअब्जॉर्प्शन कौन करेगा? ट्यूबुलर कौन करेगा? ट्यूबुल में कौन कौन से आते हैं? PCT, लूप ऑफ हेनले, TCT, सब मिलके क्या करेंगे? उन सब का रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे, है ना। तो यही चीज हम लोग पढ़ते हैं।
सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो क्या इसमें लिखेंगे? GFR is 180 liter per day, but we excrete only 1.5 liter per day, है ना, as urine। बाकी सब कहाँ गया? 178 लीटर वो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। सो अबाउट कितना परसेंट हम लोग अब्सॉर्प्शन कर लेते हैं? फिर से 99% ऑफ GFR absorbed by renal tubules। रेनल ट्यूबुल्स कौन कौन आते हैं? पीसीटी है ना, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, ये सभी मिलके अब्सॉर्प्शन कर लेते हैं, है ना। जिसमें से पीसीटी अकेले 80% अब्सॉर्प्शन यही अकेले कर लेता है, बाकी ये दोनों कर लेते हैं, है ना। तो ये रेनल ट्यूबुल क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में देखा जाए ये जैसे पीसीटी है, तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है कि ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट समझ रहे हो, जो छन गया है उससे निकाल करके ये ट्यूबुल अपने पास रख लेते हैं। तो इसका साइन हम लोग कैसे देंगे? ऐसे। क्या डालेंगे? ऐसे डालेंगे। ऐसे मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे डाल दिया तो तीर हम अंदर से बाहर डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? अंदर वाला पार्ट का अब्जॉर्प्शन हो गया। कौन कर रहा है? ट्यूब कर रहा है ना जी। अब कोई ऐसे डाल दिया तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर कुछ डाला जा रहा है। अरे भाई ऐसे देखो, ये भी एक छोटा चीज है, बच्चा कंफ्यूज रहता है। एनसीईआरटी में जैसे इसे दिया हो, मान लो ये इसमें भरा हुआ है चाय। क्या भरा हुआ है? चाय भरा हुआ है। आपने ऐसा साइन दिया, मतलब चाय इससे बाहर गया। चाय क्या हुआ? अब्सॉर्प्शन हुआ आपके द्वारा, मतलब चाय आप पी रहे हो, समझ रहे हो। मतलब इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है उसका अब्सॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन कोई ऐसे तीर लगा दिया तो इसमें चाय वापस डाल दिया, मतलब सिक्रीशन इसी को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिक्रीशन। ऐसा साइन है, मतलब फिल्ट्रेट के अंदर आपने कुछ डाला। ऐसा साइन है मतलब फिल्ट्रेट से कुछ बाहर लेके गए, मतलब अब्सॉर्प्शन कर लिया। हाँ, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। इसमें भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। और ये क्या हो गया? सिक्रीशन। कंफ्यूजन इसीलिए होता है स्टूडेंट्स को, सिक्रीशन मतलब तो हम सुने थे बाहर बहना, यहां वो बात नहीं है। आप सिक्रीशन कहां कर रहे हो? अंदर कर रहे हो। कहां कर रहे हो? अंदर कर रहे हैं। ये एब्जॉर्प्शन, ये सिक्रीशन। और सारा कुछ प्रेशर का खेल है, समझ रहे बात को? सारा कुछ प्रेशर का खेल है, एटीपी का खेल है। अब अब्सॉर्प्शन में एटीपी एनर्जी लगता है। जैसे आप लोग मैंगो फ्रूटी लेते हो तो एक स्ट्रॉ डालते हैं, तो स्ट्रॉ डालते हैं तो प्रेशर लगाते हैं किधर की ओर?
अंदर की ओर। ऐसा थोड़े ना कहते भगवान मेरे मुंह में स्ट्रॉ है और अंदर का सारा मटेरियल मेरे मुंह में आ जाए, नहीं आता है। खाना पड़ता है ना, पीना पड़ता है। तो क्या करते हैं आप, प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, अंदर जाते जाता, और ये क्या होता है, खाली होते जाता है। फिर जैसे प्रेशर छोड़ते हैं उसी में चल जाता है। बहुत लोग छोड़ छोड़ के पीते हैं, है ना, ताकि स्वाद का जो अनुभव है वो ज्यादा टाइम तक लिया जाए, नहीं तो एक बार में ही खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे स्वाद लेते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है पीते पीते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको भी नहीं छोड़ते हैं, है ना, ऐसे करके तो उसको भी कर लिए, एक एक बूंद टपका लिया मुंह में। और कुछ लोग इससे भी ज्यादा बेल्लेज होता है, उसको फाड़ करके, है ना, चाट जाता है। तो सारा प्रेशर का खेल है, समझ रहे बात को। तो वही चीज है यहां पर, इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन। इसका काम है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन। कहां से एब्जॉर्ब कहां हो रहा है, फिल्ट्रेट से मटेरियल का एब्जॉर्प्शन ट्यूबुल्स में हो रहा है ना। तो यहां पर क्या क्या एब्जॉर्ब हो सकता है, वाटर, है ना, उसके बाद N2 वेस्ट। N2 वेस्ट मतलब यूरिया वगैरह, अमोनिया वगैरह, जो भी थोड़ा मोड़ा हो सकता है ना, वाटर, है ना। उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, आपका बात रख लेते हैं। ये वाटर और नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं, ये इसको अवशोषण करने के लिए एटीपी नहीं लगती है। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, पैसिव। कैसा हो जाएगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनका, है ना। इसमें नहीं लगता है भाई, इसमें आप सोए हुए हो, आपको कोई स्ट्रॉ मुंह में डाल दिया मम्मी, नींद में भी खींच लोगे उसको, नो एनर्जी, नो एटीपी। लेकिन यहां पर जो है सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ये सभी में एनर्जी लगते हैं। क्या लगते हैं, दम लगाना पड़ता है ट्यूबुल्स को। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस। तो पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन के समय किस किस चीज में पैसिव प्रोसेस होता है, प्रोसेस लिख देना एब्जॉर्प्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि रीअब्जॉर्प्शन के समय, है ना, इनमें से किन में पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, किन का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, आयन जितना भी दिख जाए सब एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होता है। उसके अलावा ग्लूकोज को टानने में एक्टिव प्रोसेस होता है, एमिनो एसिड को भी टानने में क्या होता है, ताकत लगता है ना। ये याद रखोगे। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन याद रखोगे। ये हो गया आपका सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें एनर्जी नहीं लगेगा, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, इसमें एनर्जी लगे। एटीपी मतलब एनर्जी, है ना, नो एटीपी, नो एटीपी। और ये कई बार नीट में आया हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, ये समझ में आ गया, है ना। रीअब्जॉर्प्शन क्यों करना पड़ा, क्योंकि जीएफआर में बहुत सारे लाभदायक, 99% तो लाभदायक चीज था, सबको अवशोषित कर लिया गया। लेकिन अवशोषित करने में दिक्कत क्या आया,
एब्जॉर्प्शन करने में क्या होगा, एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, आयन बैलेंस क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा ना, तो उसको सुधार करना पड़ेगा ना जी। तो अब क्या करेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब क्या करना, फिल्ट्रेट में ही कुछ कुछ डाल देंगे ताकि फिल्ट्रेट के अंदर में क्या हो, बैलेंस बना रहे। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होगा, इसमें क्या होगा, रेनल ट्यूबुल्स सिक्रेट्स, है ना, क्या क्या, H प्लस हाइड्रोजन आयन। इसका क्या बताए थे अभी, किसको बैलेंस करता है, एसिड बेस को। किसको, एसिड क्या करता है, H प्लस डोनेट करता है, बेस क्या करता है, H प्लस लेता है। तो सिक्रेट H प्लस, पोटेशियम, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आयन को बैलेंस कर देता है, ये भी करेगा, H प्लस है तो। एसिड का भी, एसिड बेस आयन, ये आयन को करेगा। एंड अमोनिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट्स, किसमें सिक्रेट करेगा, फिल्ट्रेट जो छना हुआ है उसी में ना, फिल्ट्रेट्स। सो आयनिक बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस, acid base balance remains in balance condition। बैलेंस कंडीशन में बना रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो अभी और भी पढ़ना है हमें, है ना, मतलब किस किस चीज का कौन मतलब अवशोषण करता है, तो थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेंगे। यहां देखिए, ये सारा पढ़ा दिया है, आप लोग याद रखना, है ना। वो चीज जो बताया था, किडनी के पास कितना आता है ब्लड, 1100 से 1200, और हार्ट से आता है 5 लीटर, तो 1/5 लगभग हुआ, है ना, 11 × 5 = 55, 12 × 5 = 60, तो इतना आता है। इसको देखते हैं जरा, ये देखिए, ये नेफ्रॉन का फिगर है। अच्छा, नेफ्रॉन का एक और नाम है यूरिनीफेरस ट्यूबुल्स, क्या नाम है, यूरिनी, उसी से नाम है ना, ध्यान रखना। देखो ये आपका बोवेंस कैप्सूल, एफरेंट डिफरेंट आर्टरी ग्लोमेरुलस, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया डीसीटी, ये पीसीटी है, और ये लूप ऑफ हेनले, देख रहे हो कितना बड़ा है। देखिए इधर, ये है पीसीटी, ये क्या है, ये घुमा हुआ रहता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसे थोड़ा खींच दिया।
कॉइल्ड चीज है, उसको खींचोगे लंबा हो जाएगा ना जी, वही हो गया है। अच्छा बताओ पीसीटी ये क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? SCO3 माइनस आयन, इसमें एनर्जी लगेगा, लगेगा कि नहीं? आयन है ना, तो लग जाएगा। इसका मतलब इस तीर बाहर का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहां पर तीर ऐसे है, इसका मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन? एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये क्या है? NaCl को क्या बोलते हैं? नमक। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। इसका भी क्या कर रहा है? पीसीटी। ये क्या है? पानी, वाटर। इसका भी एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट्स देख रहे हो, सब चल गया था इसमें, छल गया था ना सब, इसका एब्जॉर्प्शन। पोटेशियम प्लस, इसका क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। अच्छा ये बताओ, ये दोनों जो दिखाया गया है इसका क्या हो रहा है? सिक्रेशन या एब्जॉर्प्शन? सिक्रेशन। ध्यान रखना, इसको इसमें डाला जा रहा है, इसके अंदर सिक्रीट उसके अंदर किया जा रहा है, इसको भी इसके अंदर सिक्रीट किया जा रहा है। अभी बताए थे ना, H+ बताए थे, अमोनिया बताए थे, है ना। यहां पे देखो डीसीटी में ये क्या है? पोटेशियम आयन सिक्रीट किया गया, ये H+ है ही, वहां पर भी था। देखो H+, अमोनिया और K+ को सिक्रीशन किया जाए ताकि क्या बैलेंस रहे? आयन बैलेंस रहे और एसिड बेस बैलेंस रहे। अब आपका यूरिन पक्का 100% सही हो गया। अब जो गड़बड़ होगा तो उसको पढ़ेंगे, रोग वगैरह जो होता है, गड़बड़ तरबर होता है ना। डीसीटी भी देखो NaCl एब्जॉर्ब कर रहा है, पीसीटी भी कर रही है। उसके बाद डीसीटी पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बहुत ही घुमा हुआ चीज है। SCO3 माइनस ये भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ये भी कर रहा है, लगभग दोनों सेम ही काम कर रहा है, लेकिन ये 80% एब्जॉर्प्शन करती है और ये कम करता है, 10-15% करता है ना। अब ये वाला हम लोग आगे पढ़ेंगे, पानी वाला। इसमें क्या है? लोचा। क्या है? लोचा है। इसको, ये लोचा है और एक हार्मोन है हमारे शरीर में, उस हार्मोन का नाम है ADH। क्या नाम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब ये बोलता है डीसीटी को, तभी डीसीटी पानी एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब कंडीशनल होता है। आपके एनसीईआरटी में पहले लाइन पढ़ के देखना है डीसीटी वाला। अरे यहां तो है ही, पढ़ लेंगे हम लोग। तो इसके ये जब प्रभाव करेगा तभी ये पानी एब्जॉर्प्शन करने लगता है। कौन? इस बात को थोड़ा याद रखना, लोचा है। क्या है भाई? लोचा है इसमें। ये भी आ गया आपका एनसीईआरटी का, है ना, लोचा वाला पार्ट। बस इसी को, अब कुछ नहीं करने वाले हैं, अब आपको ज्यादा दिक्कत हम देने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो खाली एक वो काम कर रहे हैं, अगले क्लास में जो पढ़ाएंगे इसको माइंड में रखोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। कहां पे? डीसीटी। मतलब डीसीटी को जानते, कंडीशनल क्यों लिखा है? कंडीशन आएगा तब, जब इसको एडीएच बोलता है तभी ये अवशोषण करता है। ये जो गुत्थी है इसको अगले क्लास में हम लोग सुलझाएंगे। समझ रहे हो? समझ में आया ना? आज अगले क्लास में, आज के क्लास में हम लोगों ने, आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया। अब आप क्वेश्चन के लायक, बनाने लायक हो गए हो, क्वेश्चन बनाने के लायक हो गए हो, तो अगले क्लास में डीपीपी का बहुत सारा क्वेश्चन करें, और जहां तक पढ़ाएं सबसे पहले पूछेंगे तब क्वेश्चन। इस बार आज क्लास में छूट गए आप लोग पूछने से, तो 3 को नहीं भी आया होगा कि पूछा जाएगा, कोई बात नहीं है। तो अगले क्लास में पहले जितना पढ़ाएं पूछेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का लाइन भी पढ़ के आना है,
और क्वेश्चन बनाएंगे तो दिखा भी देंगे एनसीईआरटी में यहाँ पर है, यहाँ पर है, आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।